दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। लास्ट वीडियोस में जो भी हुआ उसका सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रिवीजन के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन रेडी रखता हूँ। बेटा हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन सेक्शन 15 से, अगर आपको होगा तो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड असेसमेंट ये चैप्टर पे डिस्कशन स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने एक बेसिक यहाँ पे आपको ये बताया था कि अगर बजट में कोई भी रेट बढ़ाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, बजट में कोई भी रेट कस्टम्स एक्ट में बढ़ाए जाते हैं तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से अप्लीकेबल हो जाता है अंडर प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट के तहत। हाँ, अगर रेट कम किए गए तो वो उस दिन से अप्लीकेबल हो गए जिस दिन प्रेसिडेंट का असिन मिला। नाउ यहाँ पे अगर रेट बदल जाते हैं तो व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी रेट एंड टैरिफ वैल्यू। सेक्शन 15 आपको ये लर्न करना ही है। सेक्शन 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 15 ये कहता है कि अगर यहाँ रेट बढ़ गए, ध्यान से एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, या कम हो गए, वॉट एवर द रेट बदल गए तो किस दिन के रेट लेना है। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किया होगा तो एक केस आपके सामने रखता हूं, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हुआ, एंट्री इनवर्ड मिला और आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री फाइल की। टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया तब रेट 20% था, एंट्री इनवर्ड फाइल किया तब रेट 20% था, लेकिन बिल ऑफ एंट्री इनवर्ड फाइल नहीं किया, एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मिली या अराइवल। वेसल होगा तो एंट्री इनवर्ड, एयरक्राफ्ट और व्हीकल होगा तो अराइवल, और बाद में बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो पहला थॉट ये आना चाहिए, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अगर बिल ऑफ एंट्री आफ्टर है तो यहाँ बिल ऑफ एंट्री 15 मार्च को है, आफ्टर है, और उस दिन रेट थे 10%, तो आपके अप्लीकेबल रेट हो गए 10% सेक्शन 15 के हिसाब से, और अकॉर्डिंगली आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई? तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। चलो, यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ 10% का रेट होगा। लेकिन सेकंड केस लेता हो बेटा, यहाँ पे अगर आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रायर है, आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रायर है। अब बिल ऑफ एंट्री प्रायर है का मतलब क्या बेटा? आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रायर है का मतलब आपने बिल ऑफ एंट्री फरवरी में फाइल कर दी, आपका कंसाइनमेंट मार्च में आया, एंट्री इनवर्ड और अराइवल मार्च में मिला। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो नो डाउट, मैंने पहले ये कहा कि आपका पहला थॉट ये आना चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ क्या बेटा, बिल ऑफ एंट्री। लेकिन अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर होगी, प्रायर बिल ऑफ एंट्री आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रायर बिल ऑफ एंट्री सबमिट कर रहे हो तो 30 दिन में आपका वेसल या कन्वेंस आ जाना चाहिए। अब 30 दिन में अगर आपका वेसल और कन्वेंस आता है, आई रिपीट, 30 दिन में आपका वेसल और कन्वेंस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रायर बिल ऑफ एंट्री अगर आपने फाइल की तो प्रायर बिल ऑफ एंट्री का रेट नहीं लिया जाएगा। वो केस में सेक्शन 15 कहता है जिस दिन एंट्री इनवर्ड मिला या जिस दिन अराइवल हुआ उस दिन का रेट लिया जाएगा। इसको शॉर्ट में ऐसा भी कहा जाता है, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। मतलब आपकी बिल ऑफ एंट्री लेटर होगी तो वो लो, एंट्री इनवर्ड लेटर होगा तो वो लो, या अराइवल वो लेटर होगा तो वो लो। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, ऐसा याद रखो तो गड़बड़ हो जाती है। सिंपल वे में ऐसा याद रखना कि वैसे तो बिल ऑफ एंट्री, कम ऑन, वैसे तो बिल ऑफ एंट्री, पर बिल ऑफ एंट्री प्रायर होगी तो डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड या अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट या व्हीकल। ये था बेटा रिगार्डिंग टू अगर आपका गुड्स होम कंजम्पशन के लिए होगा तो। अगर आपका गुड्स वेयर हाउसिंग के लिए होगा, मतलब गुड्स आ रहा है वेयर हाउसिंग कर रहे हो, अगर आपका गुड्स वेयर हाउसिंग के लिए होगा बेटा तो इसमें आपकी पहली बिल ऑफ एंट्री होती है इनटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री और दूसरी बिल ऑफ एंट्री होती है एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री। तो वेयर हाउस के केस में कौन से दिन के रेट से आप ड्यूटी पे करोगे? अगर वेयर हाउसिंग होगा तो एक्स बाउंड बिल ऑफ एंट्री जब आप वेयर हाउस से क्लियर कर रहे हो उस दिन के रेट से आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? उस दिन के रेट से आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा।
चलो ये तो था ओके यहाँ पे वेयर हाउस में। और इन एनी अदर केस में मतलब जहाँ होम कंजम्पशन नहीं है, जहाँ वेयर हाउस नहीं है, अदर केस है डर्लिक जेटसम फ्लोटसम वगैरह इस टाइप की केस है जहाँ एंट्री नहीं होती है, तो वो केस में डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन पे करने जाओगे उस दिन का रेट लिया जाएगा। ख्याल रहे सेक्शन 15 जो है वो पोस्ट और बैगेज को अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपने अगर कोई गुड्स पोस्ट और बैगेज से लाया तो ऐसे सिचुएशन में, आई रिपीट, पोस्ट और बैगेज से लाया तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ओके ये सेक्शन 15 के हिसाब से रेट फाइनल नहीं होगा। पोस्ट और बैगेज में अपने अलग सेक्शन है और उस सेक्शन के हिसाब से रेट फाइनल किए जाएंगे। ठीक है, ये तो था बेटा यहाँ पे इंपोर्ट का। सेक्शन 16 एक्सपोर्ट से रिलेटेड कवर करता है। सेक्शन 16 क्या कहता है, जैसे जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो शिपिंग बिल फाइल करते हो, आपके शिपिंग बिल को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलती है, मतलब क्लियरेंस ऑर्डर मिलती है, और उसके बाद में शिप टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करता है और गुड्स आर सेट टू बी एक्सपोर्टेड व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर। जब वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा तब गुड्स एक्सपोर्ट कहा जाएगा। क्लियर, यस और नो। अब सवाल क्या है, एक्सपोर्ट के केस में किस दिन का रेट लेना चाहिए? क्या हमें शिपिंग बिल जिस दिन फाइल किया उस दिन का रेट लेना चाहिए? ये थॉट अगर आपके दिमाग में आया होगा तो कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, आप एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन 16 कहता है अगर आपने एंट्री दी होगी, शिपिंग बिल दिया होगा या बिल ऑफ एक्सपोर्ट दिया होगा, तो वो केस में आपका जो रेट होगा जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगी, कम ऑन, जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगी आपके शिपिंग बिल पे, ऑर्डर ऑफ लोडिंग एंड एक्सपोर्टेशन असेसमेंट के बाद, वो रेट से आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ये सभी ने याद रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन में इस पर क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं। तो डेट ऑफ शिपिंग बिल नहीं, डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया जाएगा। और जहाँ एंट्री नहीं है, मतलब जहाँ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट नहीं है, तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ पे जो है फिर डेट ऑफ पेमेंट लिया जाएगा। ये था सेक्शन 16। इस तरह से हमने सेक्शन 16 खत्म किया। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट असेसमेंट। जैसे आपको पता है असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 17 जो कवर करता है, वो सेक्शन 17 यहाँ पे आपका सेल्फ असेसमेंट कवर करता है। मतलब आपका कंसाइनमेंट कस्टम्स एरिया में आ गया, कंसाइनमेंट कस्टम्स एरिया में आने के बाद आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा। ये है कस्टम्स डिपार्टमेंट, आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा। इमेजिन द सिचुएशन, इंपोर्टर जो है अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। बिल ऑफ एंट्री के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स उसे देना है, बिल ऑफ लैडिंग है, इनवॉइस है, वैल्यूएशन डिक्लेरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, चालान, पेमेंट चालान है, पैकेजिंग लिस्ट है, जो भी है वो सब डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे सबमिट करेगा। ये समझ में आया? ओके, थोड़ा आड़ा दिया है पर मैं पढ़ ही रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट्स वो फाइल करेगा। एक्सपोर्ट होगा तो शिपिंग बिल फाइल करेगा। सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है, ही हिमसेल्फ असेस द टैक्स इन देयर एंट्री। उसके बाद में ऑफिसर जो है इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट करेगा। नाउ इंपॉर्टेंट ये है, अगर ऑफिसर को कोई टेस्ट वेस्ट करवानी है, केमिकल टेस्ट या अदर टेस्ट, वो कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 17 का पहला पॉइंट। ओके, क्या कि इंपोर्टर इन हिज एंट्री या एक्सपोर्टर इन हिज एंट्री मेक द सेल्फ असेसमेंट and submit the relevant documents which proves its self assessment. Second step, verification by proper officer. Officer will verify the all documents and necessary information which required for assessment, and he may call any information or document from importer exporter, and on that call importer exporter must produce all those documents. Next, reassessment. If officer is not satisfied with the self assessment done by importer exporter, then he will reassess the duty. That is called as reassessment. Fourth, speaking order. If this reassessment is accepted by importer exporter, then it will be finalized. If not accepted by importer exporter, then officer will give the speaking order. Officer उसे speaking order देगा। ठीक है, within 15 days from the date of assessment. तो ये था सेल्फ असेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद में बेटा प्रोविजनल असेसमेंट।
यहाँ पे असेसमेंट में प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या कंसेप्ट क्या है? प्रोविजनल असेसमेंट ये है, ध्यान से सुनना, प्रोविजनल असेसमेंट ये है कि कुछ केसेस में आपका टैक्स फाइनल नहीं होता है, प्रोविजनली असेस होता है। अब प्रोविजनल असेस है, ऐसी 4 केसेस है, लर्न करनी पड़ेगी। पहली केस, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर अनेबल टू कंप्लीट देयर ओन असेसमेंट एंड मेक अ रिक्वेस्ट टू कस्टम ऑफिसर फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कुछ रीजन की वजह से अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकता है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। सेकंड, हियर प्रॉपर ऑफिसर want to carry out some chemical or other test, मतलब सेल्फ असेसमेंट हो गया बट ही वांट टू कैरी आउट केमिकल और अदर टेस्ट। थर्ड, ऑल relevant documents and information for assessment has been given by importer exporter but officer want to carry out further inquiry. And fourth case, the documents or information not given by importer exporter and officer want to carry out further inquiry. तो पहला असेसमेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो खुद असेसमेंट नहीं कर सकता। बाकी असेसमेंट जो है वो ऑफिसर आपने आपकी तरफ से सब कुछ दे दिया पर ऑफिसर डायरेक्ट करेगा। नेक्स्ट, ऑफिसर विल डायरेक्ट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट ऑन सम सिक्योरिटी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड टू सिक्योर डिफरेंशियल ड्यूटी, फाइनली असेस और रीअसेस एंड प्रोविजनली असेस। नेक्स्ट, फाइनल असेसमेंट। फर्स्ट, इफ गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, कम ऑन, if goods are clear for home consumption, if final assess or reassess duty is more than provisional assess duty, then differential duty is payable along with interest. If final assess duty or is less than provisional assess duty, then refund is available along with interest but subject to doctrine of unjust enrichment. Refund on interest on differential duty payable. Interest is at the rate 15% per annum और इंटरेस्ट की डेट कहां से होगी? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच प्रोविजनल ड्यूटीज असेस। मतलब क्या? मतलब आपका गुड्स कस्टम्स एरिया में आया, प्रोविजनल असेसमेंट करवाया, 10,000 की ड्यूटी हुई, फिर प्रोविजनल असेसमेंट के बाद आपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी, फाइनल असेसमेंट हुआ, फाइनल असेसमेंट 11,000 पे हुआ, आपकी डिफरेंशियल ड्यूटी आती है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आप डिफरेंशियल ड्यूटी पे करोगे। अगर अगर आपका प्रोविजनल असेसमेंट 10,000 रुपये हुआ और फाइनल असेसमेंट 9,000 रुपये हुआ तो आपको रिफंड भी मिलेगा पर रिफंड इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। एनरिचमेंट। इंटरेस्ट जो है ये 15% पर एनम से लगेगा और जो मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके फर्स्ट डे से लगेगा। मतलब प्रोविजनल असेसमेंट आपका 20 तारीख को हुआ, 20 अप्रैल को हुआ समझ लो, तो 1 अप्रैल से आपको इंटरेस्ट लगेगा 15% से और वो टिल द डेट ऑफ पेमेंट लगेगा। ये पॉइंट ख्याल रखना। अगर आपको रिफंड मिलता है तो 6% से इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो भी कब दिया जाएगा? अगर ऑफिसर ने 3 महीने में वो प्रोसेस नहीं किया। दूसरा, अगर आपका वेयरहाउसिंग होगा और फाइनल असेस ड्यूटी प्रोविजनल असेस ड्यूटी से ज़्यादा होगी तो डिफरेंशियल अमाउंट के लिए कमान डिफरेंशियल अमाउंट के लिए आपको बॉन्ड देना पड़ेगा और वो बॉन्ड होगा थ्राइस द ड्यूटी। इज इट क्लियर? तो ये था रिगार्डिंग टू सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट। फिर वो आपने 15 दिन में डॉक्यूमेंट दे देना, 15 दिन में ऑफिसर आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा या इंफॉर्मेशन मांगेगा टू फाइनलाइज द असेसमेंट, आपको 1 महीने में कम दे देना है। एक्सटेंशन मिल सकता है आपको बाय कमिश्नर एक्सेट्रा, और आपने अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो आपके ऊपर पेनल्टी 50,000 रुपये तक आ सकती है। एंड ये सब प्रोसीजर हमने देखी थी। उसके बाद में सेक्शन 19 ध्यान से सुन लो। यहाँ पे आर्टिकल इन अ सेट, ओके, आपका गुड्स सेट में आ रहा है, आर्टिकल इन अ सेट आ रहा है, जस्ट अ मिनट बेटा, आपका गुड्स सेट में आ रहा है, ओके। तो अगर आपके गुड्स में एक सेट में 3-4 आर्टिकल आ रहे हैं ए बी सी डी, पर इसकी वैल्यू सिंगल वैल्यू है, 1 लाख रुपए है, तो फिर क्या करना? तो अगर 1 लाख रुपए है यहाँ पे और सभी आर्टिकल वैल्यू बेस्ड ड्यूटी है, कम ऑन, सभी आर्टिकल वैल्यू बेस्ड ड्यूटी होगी
तो और सभी आर्टिकल एक ही रेट पे होंगे तो अप्लाई दैट रेट। लेकिन सभी आर्टिकल डिफरेंट रेट्स पे होंगे, मतलब सिंगल वैल्यू है, पूरे सेट की वैल्यू है, और सभी आर्टिकल अलग अलग रेट्स पे होंगे तो अप्लाई हाईएस्ट रेट। आई रिपीट, अप्लाई हाईएस्ट रेट। ठीक है, सभी आर्टिकल की ड्यूटी वैल्यू बेस होगी और पूरे सेट का प्राइस दिया होगा, जैसे जीएसटी में होता है ओके कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, वैसे ही ये कंसेप्ट है कि भाई ये कंपोजिट आया है, अब ये देखिए कि ये कंपोजिट या मिक्स यानी ये सेट में आया है, सिंगल प्राइस है, सभी एक ही रेट पे है तो ऑब्वियसली वो रेट अप्लाई हो जाएगा पूरे किट को। अब सभी डिफरेंट रेट पे है तो फिर हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा। इस बार सेक्शन 19 पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे केस में हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा, यानी हाईएस्ट रेट आपका यहाँ पे 15% होगा, तो 15% आपको अप्लाई कर दिया जाएगा हाईएस्ट रेट। लेकिन अगर बेटा जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, किट, एक किट में 3-4 आइटम आ रहे हैं, अलग अलग रेट पे है तो हाईएस्ट रेट अप्लाई हो जाएगा। दूसरा टूल किट्स वगैरह, तो इस तरह से यहाँ हाईएस्ट रेट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गुड्स की वैल्यू आप सेपरेट दे रहे हो, यहाँ ऑप्शन दिया है, हाईएस्ट रेट तो है पर ऑफिसर ने आपको ऑप्शन दिया है, अगर कोई गुड्स की वैल्यू आप सेपरेट ला के देने को रेडी हो, आई रिपीट, कोई गुड्स की वैल्यू सेपरेट लाने को देने को रेडी हो, तो फिर वो गुड्स सेपरेटली असेस होगा, रिमेनिंग ओके आपका हाईएस्ट रेट से हो जाएगा। जैसे 1 लाख की किट थी, उसमें से आपने कहा नहीं नहीं मैं इसकी वैल्यू अलग ला के देता हूँ टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, तो 40,000 जो है वो 40,000 डिडक्ट होके ओके वो इंडिविजुअल रेट पे लगेंगे, बाकी रिमेनिंग हाईएस्ट रेट पे लगेगा। तो रिमेनिंग 60,000 थे तो 60,000 हाईएस्ट रेट पे लगेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा, हाँ, लेकिन ये एसेसरीज कंडीशन रूल एक कंसेप्ट है। अगर आपने कोई गुड्स सेट में लाया है, उसके एसेसरीज टूल्स स्पेयर्स के साथ लाया है और वो कंपल्सरी है, कंपोजिट सप्लाई है, मैंडेटरीली आता ही है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कंपल्सरीली आता है, मतलब आपने आपके कन्वीनियंस के लिए सेट नहीं बनाया है, वो कंपल्सरीली एक किट में आता ही है। अगर वो कंपल्सरीली एक किट में आता ही है और वो कंपल्सरी उसकी वैल्यू सेपरेट नहीं है, कंबाइन वैल्यू दी है, एसेसरीज कंडीशन रूल्स की सभी कंडीशन फुलफिल करता है, तो फिर पूरे सेट को जो मेन आर्टिकल होगा उसका रेट लग जाएगा। मेन आर्टिकल का रेट यहाँ 15% है तो पूरे सेट को 15% का रेट लग जाएगा, अगर वो एसेसरीज कंडीशन रूल्स की कंडीशन फुलफिल करता है। और लास्ट एग्जांपल बेटा यहाँ पे, ये समझ लो सीटी स्कैन मशीन है, ओके सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे, ठीक है, तो ये सीटी स्कैन मशीन है बेटा। तो ये सीटी स्कैन मशीन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कंपल्सरी एसेसरीज के साथ आ रहा है, मॉनिटर के साथ आ रहा है, सीपीयू के साथ आ रहा है, की आ रहा है, यहाँ पे कीबोर्ड आ रहा है, मशीन आ रही है, कंपल्सरी आता है, तो जो मेन मशीन का रेट है वो सबको अप्लाई हो जाएगा, ओके, अगर वो एसेसरीज कंडीशन रूल की कंडीशन फुलफिल करता है। उसके बाद में यहाँ हमने एसेसरीज कंडीशन रूल्स की कंडीशन क्या है, If proper officer satisfied that in ordinary course of trade such accessories, parts and implements are compulsorily supplied, हाँ ये compulsorily supplied हो रहा है, compulsorily supplied and no separate charges is made for such supply, their price being included in the price of the article। मतलब वो कंपल्सरी सप्लाई होना चाहिए इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और उसकी प्राइस अलग से नहीं दी हो, तो एसेसरीज कंडीशन रूल की सभी कंडीशंस फुलफिल हो गई ये माना जाएगा और यहाँ पे वो प्रोविजन अप्लाई होगी। और लास्ट एक पॉइंट सेक्शन 19 का एक पॉइंट ये है कि अगर आपके आर्टिकल्स एडवलम रेट पे नहीं है, वैल्यू बेस्ड नहीं है, स्पेसिफिक रेट पे है, तो फिर इसकी वैल्यू कुछ भी हो बेटा, ओके, क्यों, क्योंकि अब हमारे सामने क्या था, इसके पहले किट की वैल्यू सिंगल थी, रेट अलग अलग थे और हमारा ड्यूटी वैल्यू बेस्ड था, हमारा ड्यूटी वैल्यू बेस्ड था, इसलिए हमने हाईएस्ट रेट ये कंसेप्ट लिया। लेकिन अगर आपका रेट स्पेसिफिक रेट होगा तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक रेट ही लगाया जाएगा किट में, यहाँ हाईएस्ट रेट वगैरह कंसेप्ट नहीं होगा अगर स्पेसिफिक। इसलिए अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट में ओके आर्टिकल इन अ सेट, अगर वो स्पेसिफिक रेट होगा तो अप्लाई इच स्पेसिफिक रेट, एडवलम रेट होगा, एडवलम रेट में यहाँ पे सभी आर्टिकल सेम रेट पे होगा तो अप्लाई दैट रेट। दूसरा, सभी आर्टिकल डिफरेंट रेट्स पे होगा तो उसमें दो पार्ट, नॉर्मली हाईएस्ट रेट लगाया जाएगा,
पर अगर वो एसेसरीज कंडीशन रूल्स की कंडीशन फुलफिल करता है तो फिर मेन आर्टिकल का रेट लगाया जाएगा। तो ये था सेक्शन 19, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और एक लास्ट कंसेप्ट हमने असेसमेंट में देखा था, प्रोजेक्ट इंपोर्ट। जब कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो इंडिया के लिए जरूरी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए सुनना, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे गुड्स लाना है, तो इस प्रोजेक्ट के रेट टैरिफ में दिए हैं। तो 9801 में इसके स्पेशल रेट दिए हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट के लिए आप गुड्स लाते हो तो सिंगल रेट में क्लासीफाई हो जाता है, क्योंकि हर गुड सेपरेट क्लासीफाई करना इट कॉज अनड्यू हार्डशिप ऑन द इंपोर्टर एंड डिले इन क्लियरेंस। इसलिए जो भी गुड्स आप लाओगे वो सिंगल रेट से क्लासीफाई हो जाएगा 10%। ओके, नो डाउट उसके लिए पूरा प्रोसीजर मैकेनिज्म है। ओके, वो प्रोसीजर मैकेनिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से हमने सेक्शन 15 जो रेट क्या लेना असेसमेंट के वक्त, और असेसमेंट मैकेनिज्म 17, 18, 19 एंड प्रोजेक्ट इंपोर्ट, ये कंसेप्ट हमने यहाँ डिस्कस किया। तो ये रिवीजन हमने देखी बेटा यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।